हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे सिंधु जल समझौते पर लगातार विवाद के बीच दोस्तों पाकिस्तान भी सोच रहा है कि वो भारत से बदला ले सकता है। उसने फिर एक बार नोटम जारी करते हुए भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस के बैन को फिर से आगे समय के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों बताएंगे इस बार कितने दिनों के लिए बढ़ाया और क्यों बार बार वो ऐसे फैसले ले रहा है, क्या चाहता क्या है आखिरकार पाकिस्तान। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे कैसे चौतरफा घिर चुका है पाकिस्तान। शहबाज मुनीर का दिन खराब दिखाई दे रहा है। दोस्तों फ्रांस ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। कराची से अपना दूतावास हमेशा के लिए करने वाला है बंद। दोस्तों आखिर फ्रांस क्यों ऐसा फैसला लेने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ, तो वहीं बताएंगे कैसे ईरान ने रद्द कर दी टोकरी में डाला हुआ इस्लामाबाद MOU। ट्रम्प के सामने वाहवाही बटोर रहे शहबाज के अरमान धरे रह गए। दोस्तों वहीं सबसे बड़ी चौंकाने वाली जानकारी में आपको बताएंगे ट्रम्प की सेना के 2 जवान की मौत की खबर। दोस्तों ईरानी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की हुई मौत, जिसके बाद आग बबूला हुआ अमेरिका। तो मौजूदा खामनेई ने खुलेआम ट्रम्प को चेतावनी देते हुए और चिढ़ाते हुए कह दिया कि ट्रम्प के दस्तखत की कोई कीमत नहीं। बताएंगे इस बयान के क्या है मायने। दोस्तों तो वहीं भगवान श्री राम की 81 फीट की विशाल प्रतिमा का निर्माण रोकने की बहुत बड़ी साजिश। हिंदू युवक की गिरफ्तारी पर बांग्लादेश में मच गया बवाल। दोस्तों भगवान राम जी की 81 फीट ऊंची मूर्ति बना रहा था यह हिंदू व्यक्ति, जिसको जबरन उठाकर ले गई पुलिस। भारी बवाल बांग्लादेश के ढाका में। दोस्तों वहीं आपको बताएंगे सोनम वांगचुक वाले मुद्दे में आखिर क्यों कूदे अन्ना हजारे, क्या कहा उन्होंने। तो वहीं कैसे घुटनों पर दिखाई दे रहा अब TMC पार्टी के मुखिया ममता और अभिषेक बनर्जी। अभिषेक ने दिया खुला ऑफर, कहा 1 घंटे में मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ममता बनर्जी के पास तुम लोग वापस लौट आओगे। तो जी हाँ, किनको लेकर ये बयान दिया गया है। दोस्तों एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानता है कि पाकिस्तान कितना भी छटपटा ले, कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक भारत की बात को नहीं मानेगा तब तक भारत सेम चीज करता जाएगा और तब तक कोई सहूलियत नहीं दी जाएगी पाकिस्तान को। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां लगातार भारत से मुंह खाने के बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए फिर एक बार अपने हवाई क्षेत्र पर लगी उस पाबंदी को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी बोले तो PAA ने शनिवार को जारी नोटिस टू एयरमैन बोले तो NATRAM में कहा है कि भारतीय पंजीकरण वाले सभी विमान भारतीय एयरलाइंस द्वारा संचालित या लीज पर लिए गए विमान और सैन्य उड़ानें 23 अगस्त 2026 की रात 11:59 तक पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, यह फैसला पहले से लागू प्रतिबंध की अवधि 24 जुलाई को समाप्त होने से पहले ही ले लिया गया। दोस्तों नई अधिसूचना के मुताबिक ये प्रतिबंध पाकिस्तान के दोनों फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन कराची और लाहौर पर लागू रहेगा। भारत और पाकिस्तान ने अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक दूसरे के विमानों के लिए अपना अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौतें हुई थी। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद भारत ने भी सिंधु जल समझौते पर पूरे तरीके से रोक लगा रखा है, जिसके बाद पाकिस्तान पिछले 1 साल से बौखलाया हुआ है। और अभी आपने एक चीज गौर किया होगा, 1 महीने से पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है कि भारत के साथ उसकी बातचीत हो जाए। और बातचीत जब देख रहा है कि भारत बातचीत तो छोड़ो उसकी तरफ देख तक नहीं रहा, तो भारत को परमाणु बम तक की धमकी दी जा रही है और साथ में रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि जल्दी से जल्दी दोबारा से IWT को लागू कर दिया जाए। वो भी ये सारी चीजें 1 महीने के भीतर ही क्यों हुई दोस्तों, क्योंकि 24 जुलाई को फिर ये नोटम खत्म होने वाला था। अब ऐसे में पाकिस्तान को लगा कि भारत तो उसकी तरफ देख तक नहीं रहा, बातचीत तो दूर की बात। तो फिर उसने एक बार फिर से 23 अगस्त 2026 की रात 11:59 तक के लिए नोटम जारी कर दिया। दोस्तों इसके डेट को एक्सटेंड कर दिया है। क्या इस मुद्दे पर आपकी राय, तो वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ फ्रांस ने भी पाकिस्तान को दिया बहुत बड़ा झटका। कराची में अपना दूतावास हमेशा के लिए करेगा बंद। बता दें फ्रांस ने पाकिस्तान के कराची स्थित अपने महावाणिज्य दूतावास बोले तो कॉन्सुलेट जनरल को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। ये डिसीजन फ्रांसीसी सरकार की वैश्विक स्तर पर बजट में कटौती और विदेशों में अपने राजनयिक नेटवर्क को छोटा एवं अधिक प्रभावी बनाने की नीति के तहत लिया गया है। कराची में फ्रांस के महावाणिज्य दूत एग्जिज शहताहिस्की ने फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे के अवसर पर आयोजित समारोह में इस फैसले की घोषणा की है। दोस्तों उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यह कदम केवल वित्तीय कारणों
से उठाया गया और इसका पाकिस्तान के साथ फ्रांस के रिश्तों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। महावाणिज्य दूत ने कहा है कि कराची स्थित मिशन बंद होने के बाद भी फ्रांस और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंध पहले की तरह मजबूत बने रहेंगे। हालांकि फ्रांस ने यह फैसला तो लिया, लेकिन पाकिस्तान को जताने का प्रयास किया कि हमने कोई गलत चीज तुम्हारी देखकर यह फैसला नहीं लिया, इसीलिए माइंड मत करना। लेकिन रियलिटी यही है दोस्तों। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान से ही क्यों अपने कॉन्सुलेट को हटा रहा है फ्रांस। ये गंभीरता से विचार करने वाली बात है और पाकिस्तान को भी पता है रियलिटी कि क्यों उसके देश से, कराची क्षेत्र से फ्रांस अपना दूतावास हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रहा है। इतना ही नहीं, वहीं आपको बता दे चौंकाने वाली जानकारी, डस्टबिन में फेंका इस्लामाबाद एमओयू। ईरान का बड़ा ऐलान, कहा अमेरिका ने तोड़े सारे वादे तो फिर हम भी क्यों माने कोई कमिटमेंट। जी हां दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग में अब तक का सबसे बड़ा संकट इस्लामाबाद समझौते को तोड़ दिया गया दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के सामने वाहवाही बटोर रहे शहबाज के और आसिम मुनीर के अरमान धरे के धरे रह गए। बता दें, अमेरिका के हमलों के बाद उस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर ईरान ने इस्लामाबाद एमओयू पर ब्रेक लगाने का ऐलान कर दिया है। शनिवार यानी कल ही देर शाम तेहरान की सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया कि वो अमेरिका के साथ हुए समझौते यानी एमओयू को रोक रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान का ये भी कहना है कि वो अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत किए गए सभी वादों पर तत्काल प्रभाव से काम रोक रहा है। ईरान ने घोषणा की है कि वो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत अपनी सारी प्रतिबद्धताओं को रोक रहा है। हालांकि ऐसा करने का ठीकरा उसने जाहिर तौर पर अमेरिका के ऊपर फोड़ा और ये ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि वॉशिंगटन के लोगों ने पहले समझौते का उल्लंघन किया, जिसके बाद ईरान को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए ये फैसला लेना पड़ा। आपको बताते चले कि अमेरिका और ईरान के बीच हालिया दिनों में बढ़ते तनाव के चलते सीज फायर पर खतरा मंडराने लगा था। शनिवार को ईरान ने इसका ऐलान करके अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही है। इस तनाव के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले बढ़े और दोनों देशों के बीच सैन्य झड़पें शुरू हो गई हैं। यानी कि दोस्तों अब ईरान ने साफ साफ कह दिया कि वो इस समझौते के किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहा है। इस तरह ईरान ने पहली बार कहा है कि इस्लामाबाद समझौता खत्म हो चुका है और वे इस समझौते के किसी भी क्लॉज का पालन नहीं करेगा। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि असल में अमेरिका ने सभी वादों को तोड़ा है और एमओयू को पूरे तरीके से बेकार साबित कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इसके जवाब में हमने भी अपने सभी वादों पर अमल कर दिया है, अब हम उन वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर यह पहली बार है जब ईरानी कह रहे हैं कि एमओयू खत्म हो गया है और वे इसकी किसी भी शर्त को लागू नहीं करेंगे। दोस्तों इस जानकारी ने, इस बयान ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की रातों की नींद खराब कर दी दोस्तों और पैरों तले जमीन खिसका दी। लगातार पाकिस्तान को झटके पर झटका मिलता दिखाई दे रहा है। सिर्फ ये इस्लामाबाद एमओयू को ही नहीं तोड़ा गया दोस्तों, इसके तोड़ने के बाद कुवैत पर ताबड़तोड़ अटैक किया ईरान ने। ईरान के विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने सरकारी टेलीविजन से कहा है कि करीब एक महीने पहले हुए समझौते के तहत अमेरिका ने अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है, इसलिए ईरान भी अब उन प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं कर रहा है। शनिवार को सबसे अधिक नुकसान कुवैत में हुआ, जहां ईरान ने समुद्री जल को मीठा बनाने के एक संयंत्र और एक तेल प्रतिष्ठान पर हमला किया। कुवैत के अधिकारियों और कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि दोनों ने इन प्रतिष्ठानों के स्थान का खुलासा नहीं किया। दोस्तों इन हमलों में तेल प्रतिष्ठान पर कई लोग घायल हो चुके हैं, जबकि समुद्री जल को मीठा बनाने के लिए जो संयंत्र का उपयोग किया जाता है उस संयंत्र में आग लग गई, जिसके कारण बिजली उत्पादन की कई इकाइयों को बंद करना पड़ा। रेगिस्तान देश कुवैत में 2 दिनों के भीतर समुद्री जल को मीठा बनाने वाले डिसैलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला है। कुवैत अपनी पेयजल आवश्यकता का लगभग 90% समुद्री जल को मीठा बनाने से पूरा करता है। दोस्तों उसी पर यह तगड़ा अटैक किया ईरान ने। वहीं फिर पाकिस्तान और कुवैत ने मिलकर अमेरिका और ईरान से अपील की, कहा हालात को ना बिगाड़े, एमओयू का पालन करें। जबकि एमओयू तो पूरे तरीके से टूट चुका है, लेकिन पाकिस्तान अब भी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जबकि ईरान ने क्लियरली कहा है कि अब हमने इस्लामाबाद एमओयू को तोड़ दिया है, अब हम इसको नहीं मानेंगे। यानी इस समझौते में पाकिस्तान अपने आप को गारंटर की भूमिका निभाता हुआ दिखाई दे रहा था। उसको लग रहा था कि भैया वाहवाही हो रही है हमारी कि हमने एमओयू बना करके इन दोनों देशों को दे दिया है ताकि वो इन सारे नियमों का पालन करें। ये दोनों नियमों का पालन करेंगे और नाम होगा पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान ने एक ऐसा एमओयू बनाया जिस पर वाकई में युद्ध समाप्त हो गया। अब कोई युद्ध वाला सिचुएशन भी पैदा नहीं होगा। लेकिन रियलिटी क्या है दोस्तों? रियलिटी अब यह है कि इस्लामाबाद एमओयू खत्म हो चुका है और पाकिस्तान आज भी अभी भी यकीन करता दिखाई नहीं दे रहा। वहीं आपको बता दें नेक्स्ट बड़ी खबर,
सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरानी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर और एक हुआ लापता। ट्रम्प की सेना ने खुद किया स्वीकार। दोस्तों, पश्चिम एशिया में जारी जंग अब और खतरनाक होती जा रही है। इस बीच अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड बोले तो सेंटकॉम ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि की है कि 17 जुलाई को जॉर्डन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले के दौरान 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। वहीं एक सैनिक जो है वो अभी भी लापता है। हमला उस समय हुआ जब अमेरिकी और सहयोगी सेनाएं ईरानी हमले को रोकने का प्रयास कर रही थी। इस घटना ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया का संघर्ष अब सीधे अमेरिकी सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। सेंट्रल कमांड के मुताबिक 17 जुलाई को जॉर्डन में ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया। अमेरिकी और सहयोगी सेना इन हमलों को रोकने में जुटी थी, लेकिन इसी दौरान 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। सेंटकॉम ने शनिवार को बयान जारी कर इसकी पुष्टि की। अमेरिकी सेना ने कहा है कि फिलहाल शहीद सैनिकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी। पहले उनके परिवारों को आधिकारिक सूचनाएं दी जाएंगी, इसके बाद ही नाम हाजिर किए जाएंगे। एक सैनिक अब भी लापता है दोस्तों, जिसकी तलाश जारी है। वहीं इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मौजूदा खामेनी ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमले जारी रहे तो ऐसा जवाब मिलेगा जिसे अमेरिका कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के दस्तखत की अब कोई कीमत रह नहीं गई। अमेरिकी सेना के मुताबिक जॉर्डन में हमले में घायल 4 अमेरिकी सैनिकों को अस्पतालों में भर्ती करवाया गया था। इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। मामूली रूप से घायल अन्य सैनिक भी अपने ड्यूटी पर लौट चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि ट्रंप ने पहले भी कहा था कि हमारे एक सैनिकों की जान की कीमत बहुत बड़ी कीमत होती है, तो क्या दोस्तों अब इन 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद क्या अमेरिका ईरान को नष्ट नाबूद करने का प्रयास करेगा? क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? रिक्वेस्ट है सामने लाइक का बटन दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो इस लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगना, प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। लेकिन वही बता दें, वहीं इससे पहले ईरान की लाइफलाइन भी काट दी अमेरिका के द्वारा। ट्रंप ने 6 तरफ से घेरा। क्या हॉर्मुज में ग्राउंड ऑपरेशन करने वाला है अमेरिका? दोस्तों, ईरान के हॉर्मुज गान प्रांत में बने सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने जो ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई हैं, वो कोई मामूली हमला नहीं है। ये राष्ट्रपति ट्रंप का वो खतरनाक और शातिर मास्टर प्लान है जिसके जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बहुत बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की जमीन तैयार की जा रही है। अमेरिका इन हवाई हमलों से ईरान के पूरे डिफेंस सिस्टम को चुन चुन कर नेस्त नाबूद कर रहा है, ताकि वो जब अमेरिकी सेना जमीन पर कदम रखे तो उसको रोकने वाला कोई ना बचे। सैन्य इतिहास में ये एक क्लासिक रणनीति रही है, जहां किसी भी बड़े जमीनी धावे से पहले दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को पूरे तरीके से तोड़कर उसे अपाहिज बना दिया जाता है। वही चीज करता दिखाई दे रहा है अमेरिका। इस जंग में अमेरिका की सबसे घातक रणनीति है लॉजिस्टिकल आइसोलेशन, यानी ईरान का राशन, गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से काट देना। अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिसाइलें जानबूझकर ईरान के पुलों, सड़कों और रेलवे नेटवर्क को मटिया मेट कर रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट ईरान का बंदर अब्बास बंदरगाह है, जो अकेले पूरे ईरान के 85% व्यापार को संभालता है। बंदर अब्बास सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि ईरान की असली लाइफलाइन है। देश के कोने कोने में मौजूद ईरानी सेना को हथियार, मिसाइलें, ईंधन और खाने पीने का सामान इसी रास्ते से पहुंचता है। ऐसे में अमेरिका का साफ प्लान है कि बंदर अब्बास को बाकी के ईरान से पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाए। अगर ये बंदरगाह देश से कट जाएगा तो ईरानी सेना के पास ना तो गोलियां बचेंगी और ना ही राशन, जिससे उनकी युद्ध लड़ने की क्षमता पूरी तरीके से दम तोड़ देगी। और यही सबसे बड़ा प्लान चल रहा है दोस्तों अमेरिका का, कि वो ईरान को पहले अपाहिज बनाएगा, उसके बाद मारेगा। इसीलिए उसके पुलों पर, सड़कों पर अटैक कर रहा है अमेरिका। लेकिन इसे बीच आपको बता दें दोस्तों, IRGC का एक नया प्लान लीक हुआ है, बता दें, जिसमें कुछ ऐसा है कि एक तरफ से व्लादिमीर पुतिन करेगा अटैक तो दूसरी तरफ से ईरान। क्या ट्रंप को बर्बाद करके रखेंगे ये दोनों देश? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चारों तरफ से घेरने और अमेरिका को अकेला करने की सीक्रेट प्लानिंग लीक हो गई है। IRGC अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बाद ट्रंप सिर्फ अपने देश की जनता की ही नहीं बल्कि दोस्तों का भी भरोसा खो देंगे। दोस्तों, ईरान अकेले नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है जिसमें ट्रंप हर तरफ से घिरने वाले हैं। IRGC के चीफ कमांडर के सबसे खास सलाहकार हुसैन हमीद रेजा मोहम्मदामुफर ने अमेरिका को चेतावनी भेज दी है और ट्रंप के दोस्तों को भी अलर्ट कर दिया है। जी हाँ, दरअसल अमेरिका के हमलों का जवाब अभी तक ईरान ट्रंप के गल्फ दोस्तों पर अटैक करके दे रहा था। हालांकि अब उसका प्लान यूरोप तक पहुंचना है, जहां पहले से ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का खौफ फैला हुआ है। यूरोप अब ट्रंप की वजह से ईरान का कोप झेल सकता है, जिसके बाद अमेरिका पर उसके पहले से चिढ़े दोस्तों का भरोसा हमेशा के लिए उठ सकता है। दोस्तों,
मोगदामुफर ने साफ शब्दों में अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने समंदर के रास्तों या किसी भी आर्थिक दबाव के जरिए ईरान को झुकाने का प्रयास किया तो इसका सबसे खौफनाक खामियाजा पूरे यूरोप को भुगतना पड़ेगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की हरकतों की वजह से पूरे यूरोप का एनर्जी सेक्टर और ग्लोबल इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। जी हाँ, क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? रिक्वेस्ट है दोस्तों, जवाब जरूर दीजिएगा। वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह का पीओके में 40वां दिन, 2.5 लाख से ज्यादा लोग मुजफ्फराबाद कूच के लिए एकजुट। दोस्तों आखिर क्या है इनकी मांगे, अब क्या है अपडेट बता दें। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 40 दिनों से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ ऐसा विद्रोह चल रहा है जिसकी ना ही पाकिस्तान के नेताओं ने कल्पना की थी और ना ही ISI ने। जी हाँ, ये POJK के 78 साल के इतिहास का सबसे लंबा विद्रोह है जो पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स की गोलियां खाकर और 74 लोगों की जान गंवाकर भी जारी है। इस विद्रोह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी सख्ते में है कि कैसे POJK के विद्रोह को शांत करवाया जा सके। 9 जून से हर दिन POK के पाकिस्तान से अलगाव के नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना की तुलना आतंकियों से की जा रही है और क्या बच्चे क्या बूढ़े, POK का हर नागरिक पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ताल ठोक रहा है। 9 जून को सस्ते आटे, सस्ती और 24 घंटे बिजली, सस्ते राशन, टनल, ब्रिज और 12 कथित शरणार्थी सीटों के नाम पर शुरू हुआ प्रदर्शन अब आजादी के विद्रोह में बदल गया है। POK में 1 किलो आटे की कीमत 178 रुपए किलो है, जबकि श्रीनगर में 1 किलो आटे की कीमत 30 से 40 रुपए किलो है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आटे की कीमत, सही सप्लाई, अच्छी गुणवत्ता और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया जाए। POK में 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं जिनकी कुल क्षमता 3029 मेगावाट है, लेकिन ये चारों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेशनल ग्रिड लाइन में शामिल होने की वजह से कुल बिजली निर्माण का 95% हिस्सा पाकिस्तान पहुंचा देते हैं, जिस वजह से POK को उसकी 400 मेगावाट की आवश्यकताओं के मुकाबले सिर्फ 151 मेगावाट मिलता है। 15 जुलाई को POK के अलग अलग इलाकों में 2.5 लाख से ज्यादा और लोग मुजफ्फराबाद कूच के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन एंड मौके पर बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए भेजा जा रहा है, जिसके बाद प्रदर्शनकारी रुक गए। दोस्तों उन्होंने कहा कि ठीक है आज हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके ठीक अगले ही दिन आसिम मुनीर ने कह दिया कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं थी, कोई बातचीत करने के लिए हमने नहीं कहा, जिसके बाद फिर प्रदर्शनकारियों का खून खोल गया दोस्तों। और अब प्रदर्शनकारियों ने 21 जुलाई तक का अल्टीमेटम पाकिस्तान को दे रखा है। हालांकि इस सब के बीच धोखेबाज पाकिस्तान के POK के लोगों को भी धोखा देने की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। यानी अब 22 जुलाई को ये सारे के सारे मुजफ्फराबाद के लिए कूच करेंगे दोस्तों। वहीं बता दें बांग्लादेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। भगवान राम जी की 81 फीट ऊंची मूर्ति बना रहा था हिंदू व्यक्ति, एकदम से उठा कर लेकर चली गई पुलिस। भारी बवाल की जानकारी सामने आ रही है। इस हिंदू युवक की गिरफ्तारी पर बांग्लादेश में बवाल मच गया है दोस्तों। बता दें बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कल अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने युवा हिंदू हरिदास चंद्र तरनी दास की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए सरकार पर दमनकारी कार्रवाई करने का आरोप लगाया। शनिवार को आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान हजारों की तादाद में पहुंचे हिंदू समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि हरिदास के खिलाफ लगाया गया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एकदम झूठा और मनगढ़ंत है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई गाईबांधा जिले में प्रस्तावित 81 फीट ऊंची भगवान श्री राम जी की प्रतिमा के निर्माण को रोकने के लिए की गई है, ताकि इस मूर्ति का निर्माण न हो सके, भगवान श्री राम की मूर्ति न बन सके। इसीलिए ऐसी गहरी साजिश रची गई है। इसके खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद की ओर से किया गया, जिसमें हिंदू बौद्ध और ईसाई समुदाय के नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और हरिदास चंद्र तरनी दास की तत्काल रिहाई की मांग कर डाली। तो दोस्तों ये स्थिति है बांग्लादेश की, जहां पर अल्पसंख्यक खास करके हिंदू समुदाय अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे और जो कोई अपनी आवाज उठाने का प्रयास भी कर रहा है उनके साथ ऐसी हरकतें की जा रही हैं। उनको जबरन किसी न किसी मामले में फंसा करके जेल भेज दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और फिर यही कट्टरपंथी लोग भारत को लेकर बयान देते हैं कि भारत में मुसलमान खुश नहीं है या फिर सेफ नहीं है, जबकि भारत जितना सेफ किसी और देश में नहीं होंगे मुसलमान या फिर किसी भी समुदाय के लोग। दोस्तों आपका जवाब तो जाहिर तौर पर बनता है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर बता दें
भारत बांग्लादेश सीमा से चिकन नेक तक अमित शाह जी ने लिया सुरक्षा इंतजामों का जायजा। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने 2 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे के दौरान शनिवार को सिलीगुड़ी पहुंचे। उन्होंने यहां उत्तर कन्या में राज्य सरकार के साथ अहम बैठकें की। उनकी यह बैठक सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित थी। बैठक में भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने और सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने पर भी विस्तृत चर्चा हुई। बैठक का एक अहम एजेंडा चिकन नेक बोले तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा भी रही। केंद्र सरकार इस रणनीतिक गलियारे को लेकर विशेष सतर्क है, क्योंकि यह पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय संपर्क मार्ग है। बंगाल सिक्किम सीमा तक रंगपो रेलवे परियोजना और सैन्य आवाजाही को सुगम बनाए रखने के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर रहा है। उधर आपको बता दें, रूसी तेल खरीद पर क्या अमेरिका लगाएगा 100% टैरिफ? भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस सवाल पर क्या जवाब दिया? दोस्तों, दरअसल भारत ने शुक्रवार को कहा है कि वो अमेरिका के प्रस्तावित कानून पर बारीकी से नजर रख रहा है। इस कानून के तहत रशिया से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों, जिनमें कि भारत और चीन भी शामिल है, उन पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस बिल को अमेरिका के करीब 60 सीनेटरों का समर्थन मिल रहा है। भारत ने एक साथ कहा है कि अमेरिका वीजा नीतियों के कारण भारतीय नागरिकों को होने वाली परेशानियां कम करने के लिए वो अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हम इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और हमें इस प्रस्तावित कानून के बारे में जानकारी है। प्रस्तावित बिल के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जहां तक तेल खरीदने की बात है, हम दुनिया के कई देशों से तेल खरीदते हैं। ये हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें, रशिया पर यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक, कई शहरों में मची तबाही, 8 लोगों की मौत व 60 से ज्यादा घायल की खबर। जी हां, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच शनिवार तड़के यूक्रेन ने रशिया के कई इलाकों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया। इन हमलों में कम से कम 8 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, जबकि 60 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। हमलों में रशिया के प्रमुख लॉजिस्टिक्स गोदाम, तेल डिपो और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया। कई स्थानों पर भीषण आग लग गई, जबकि रशिया ने दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने सैकड़ों ड्रोन मार गिराए। रूसी अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन ने रात के समय रशिया के विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन हमले किए। दोस्तों, उधर आपको बता दें, अब अमेरिका के भरोसे नहीं है नाटो देश। ब्रिटेन का रोबोटिक फाइटर और जर्मनी का नया जेट उड़ाएगा रशिया के होश। क्या है पूरा प्लान, बता दें। यूक्रेन और रशिया के बीच छिड़ी भीषण जंग ने पूरे यूरोप की रातों की नींद उड़ा दिया। यूरोपीय देशों को अब ये डर सताने लगा है कि पुतिन की सेना कभी भी उनकी सीमाओं में दाखिल हो सकती है। अपनी संप्रभुता यानी अपनी आजादी की रक्षा करने के लिए अब इन देशों ने अपनी तिजोरियां खोल दी हैं और डिफेंस सेक्टर में अंधाधुंध पैसा लगाना शुरू कर दिया है। इस बड़े कदम के पीछे एक वजह है अमेरिका। दरअसल अमेरिका अब अपना ध्यान पैसिफिक प्रशांत महासागर क्षेत्र की ओर मोड़ रहा है। इसीलिए वॉशिंगटन ने अपने यूरोपीय साथियों से कह दिया है कि अब अपनी रक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाना सीखें। इसी का नतीजा है कि यूरोप से बेहद हाई प्रोफाइल और घातक मिलिट्री डेवलपमेंट सामने आए हैं दोस्तों, जिसमें पहला है यूनाइटेड किंगडम का स्टॉर्म फाइटर रोबोटिक ड्रोन प्रोग्राम और दूसरा है जर्मनी का प्रोजेक्ट क्वाड्रिगा, जिसके तहत नया ट्रेंच 4 यूरो फाइटर जेट मैदान में उतरा है। दोस्तों, क्या इस मुद्दे पर आपकी राय अवश्य बताइएगा, कमेंट करके उधर बता दें। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अब शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार को शिक्षाविद सोनम वांगचुक से बातचीत करनी चाहिए। हजारे ने एक वीडियो संदेश में कहा कि सरकार को उनके सब्र की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उनकी मांगों को लेकर हाँ कहे या फिर ना कहे, लेकिन बातचीत करने में क्या हर्ज है। वांगचुक राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने वांगचुक को जंतर मंतर पर उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 21वें दिन तबियत बिगड़ने के बाद शनिवार को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। लोकपाल कानून को लेकर दिल्ली में हजारे के अनशन ने 2011 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बोले तो संप्रग सरकार को हिला डाला था। आपको याद होगा दिल्ली में अन्ना हजारे वाला वो अनशन का मूवमेंट। दोस्तों, क्या आपको याद है? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अब फिर इस सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर अन्ना हजारे का ये बयान आया कि कम से कम सरकार बात तो करे, हाँ ना अलग बात है, लेकिन कम से कम बात तो करे। अन्ना हजारे की इस बात पर आपकी क्या राय है दोस्तों, वहीं बता दें। टीएमसी के बागियों को अभिषेक बनर्जी का खुला ऑफर, कहा ममता बनर्जी के पास लौट आओ तो मैं 1 घंटे में इस्तीफा दे दूंगा। जी हां, तृणमूल कांग्रेस में जारी बगावत के बीच पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बागी नेताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर वे सभी ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार कर वापस लौट आते हैं तो वो 1 घंटे के भीतर पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं और आज मुझे दोषी ठहरा रहे हैं या गालियां दे रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे दीदी यानी ममता
बनर्जी के पास वापस लौट जाएं। अगर वे लौट आते हैं तो मैं 1 घंटे के भीतर पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। वहीं लोकसभा के मानसून सत्र में नया समीकरण भी दिखने को मिलेगा दोस्तों, जहां ममता उद्धव की घटती ताकत दिखाई देगी और टीएमसी के बागी सांसद अलग बैठे दिखाई देंगे। सोमवार से शुरू होने वाले संसद में मानसून सत्र में शक्ति और सत्ता के नए समीकरण देखने को मिलेंगे। इस सत्र में ममता बनर्जी की टीएमसी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी का संख्या बल लोकसभा में कम हो जाएगा। वहीं संसद में एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ताकत में इजाफा होगा। एकनाथ शिंदे फिलहाल एनडीए के साथ हैं। मानसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में विलय की मंजूरी दे दी। साथ ही उन्होंने एनसीपीआई नाम की एक कम जानी पहचानी पार्टी में शामिल हुए 20 बागी टीएमसी सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की भी इजाजत दी है। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक या एक्स पर वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को मालूम पड़ सके भारत की ताकत और दुश्मनों की चाल। साथ ही लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिए। जय हिंद, जय भारत।